धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गए, जिसमें हम देश ही नहीं दुनिया भर की खबरों की बात करते हैं और खासकर फोकस करते हैं गाजा से जुड़ी हुई कुछ खबरों पर भी। और इसमें हमारा साथ देते हैं कृषिकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर है, जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नजर रखते हैं। और आज फिर से एक बार गाजा के साथ साथ देश और दुनिया की अहम खबरों पर वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि वक्त का थोड़ा तकाजा होता है और आजकल हम जान भी रहे हैं, तमाम समझ भी रहे हैं, क्योंकि मीडिया ने एक आदत डाल दी है 8 मिनट में 100 खबरें देखने की, फिर चाहे खबरों का मेरी जबान में बलात्कार ही क्यों ना हो जाता हो। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है। खबर आजकल एंटरटेनमेंट बन गया है और लोगों के पसंद के हिसाब से, और जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है पूरे देश में, पूरे विश्व में, ताकि उनका मुख्य मुद्दा कहीं से सामने ना आए। और झूठ का जितना बोले जनता उतनी खुश होती है। उन्हें पहले से भी आदत है, हवा में एक तरफ से कुछ चल रहा है, दूसरी तरफ से आ रहा है एक दूसरा, एक परमाणु बम ही हो या अग्नि बम हो या तीर हो, एक दूसरे से टकरा रहे हैं और लोग ताली बजा रहे हैं, उस तरह देखने की आदत हो गई है। यानी जो एक मजाक का चीज होता है वह अब सीरियस बन गया है जनता के दिमाग में। जी चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित जो गुजरात यूनिवर्सिटी है, वहां पर अफगानिस्तान और कुछ मुस्लिम देशों के जो छात्र हैं, पढ़ाई करते हैं, नमाज पढ़ रहे थे, रमजान का महीना चल रहा है, उन पर जेएसआर के नारे लगाते हुए हमला कर दिया गया है। जी हाँ, ये बहुत ही भोंडी बात है, भोंडा बात है। ये यदि मान लेते हैं कि आप ऐसे लड़कों को नहीं आने देना चाहते अपने देश में, तो मना कीजिए। अफगानिस्तान, अफ्रीकन कंट्री से कई आए हुए हैं, उज्बेकिस्तान से आए हुए हैं, ये पढ़ने के लिए आए हैं, वो भी एक गुजरात में। कहते हैं कि आपका एक मॉडल टाउन है जहां से हमारे देश के प्रधानमंत्री भी आते हैं। और वहां पे इस तरह से भीड़ का एक हिस्सा जो अपने आप को पुलिस का अंग मानती है और वह काम करना शुरू करती है जो कि पुलिस भी नहीं करती है। आप हंगामा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उन पर डंडा ईंटा पत्थर फेंकते हैं, उनके हॉस्टल तक में जाके मारते हैं और बाद में कहते हैं कि पुलिस आती है। जी नहीं, इस तरह की चीजों का होना ही काफी भयावह चीज है। और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग को 3 महीना 6 महीना के बाद से हो सकता है इन्हें पकड़ा भी नहीं जाए, कार्रवाई बंद कर दी जाए, कुछ दूसरा नैरेटिव बना दिया जाए, जिसकी शुरुआती में हम दोनों ने बातें की है। जी, दो चीजें निकलती हैं। जो पीड़ित छात्र हैं उनका कहना है कि पुलिस की मौजूदगी में वो लोग हमला कर रहे थे और पुलिस ने उनको जाने भी दिया, किसी को मौके से गिरफ्तार नहीं किया। एक चीज तो ये। दूसरा, गुजरात मॉडल जो लोग चलाकर आज सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे हैं, क्या चुनाव का ऐलान होते ही उन्होंने फिर से गुजरात से कोई नफरत का मॉडल शुरू कर दिया है? दूसरा वाला तो बिल्कुल सही है। जहां तक पहली बात है, आज देश में जो भी हिंसा हो रहा है उसका 90% राज्य प्रायोजित है। राज्य की पुलिस प्रशासन, यहां तक कि न्यायालय भी निचले हिस्से के, उन्हें भी पहले से पता होता है, ना भी पता हो तो आते हैं तो उनको उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इस तरह के भोंडे तरह से एफआईआर भरा जाता है कि वह खत्म होना ही होना है। और इसके बीच में, पूरे सत्ता के बीच में, और जो ये गुंडे तत्व हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उनके बीच में वैसे लोग हैं जिनके आधार पर सोशल बेस बन रहा है आज की राजनीति का। 5% तो वैसे लोग आते हैं जिनको पहले से ना पता हो, भीड़ के कारण अपनी तरफ से कर रहे हैं। लेकिन यदि राज्य अपना हाथ खींच ले, सही तरीके में काम करना शुरू कर दे, तो इन सबों का 99% चीज खत्म हो जाएगा रातों रात। जी, लेकिन कहा यही जा सकता है कि शुरुआत हो चुकी है और चुनाव जो होना है अब ये 2.5 महीने तक, तो इससे भी बहुत कुछ देखना अभी बाकी होगा। खैर, अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो आ रही है सोमालिया के डाकू से जुड़ी हुई। दावा किया जा रहा है कि कोलकाता आईएनएस ने वहां पर धावा बोला और डाकुओं के चंगुल से जो बंधक लोग थे उनको रिहा कर लिया, डाकुओं को पकड़ लिया। क्या पूरी जानकारी है सर? भारतीय नौसेना के लिए प्रशंसनीय है। लोग काफी काम कर रहे हैं वहां पे रेड सी और आसपास में, और इंडियन ओशन में भी जहां तक इनको मौका मिल रहा है। और 3 महीना से इन लोगों ने पकड़ा हुआ था। और उसमें कहते हैं कि 35 डाकू थे। हालांकि इस जहाज में 35 डाकू क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन 17 वैसे भी थे जो उसके कर्मचारी थे, उनको भी उन्होंने रिहा किया, तो प्रशंसनीय है।
लेकिन वह उस क्या इंटरनेशनल फोर्स का हिस्सा बनता है, अपनी तरफ से जाके कर रहे हैं, यह सब डिटेल मुझे नहीं पता है। और इसमें भारतीय नौसेना को और भारतीय सरकार को सतर्क करना चाहिए कि वह किसी पक्ष में ना काम कर रहे हैं। जहां तक डाकुओं के खिलाफ है ठीक है, क्योंकि फिर से सोमालिया का यह चीज बढ़ रहा है रेड सी में हंगामा होने के बाद से। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब चलते हैं रूस की तरफ। आप जानते हैं वहां पिछले 3 दिनों से वोटिंग चल रही है, आज वोटिंग खत्म हो जाएगी, नतीजे आएंगे। क्या लग रहा है आपको, क्या होने जा रहा है रूस में? जहां तक सबसे पहले विरोधियों की बात है, यानी नेतान्याहू के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसमें एक कम्युनिस्ट पार्टी की भी है, एक पार्टी है जो नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, पुतिन। पुतिन इस लाइन को पूरा बोलिएगा जहां तक विरोधियों की बात है। अच्छा, जहां तक विरोधियों की बात है, जो पुतिन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, 2-3 ऐसे हैं। एक तो कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार हैं, दूसरे अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं जो इनडायरेक्टली जो अभी रशिया कर रहा है यूक्रेन में उसको समर्थन ही करते हैं, कुछ और है। और अभी तक की जहां तक वहां सर्वे हुआ, इन लोगों को 4 से 5% यानी हर को मिलेगा, यानी 3-4 को मिलने तो 20%। तो पुतिन को 70 से 80% तक मिलने की संभावना बताई जा रही है। तो पुतिन तो जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आज रात तक पूरा का पूरा जो चुनाव हुआ है उसका ब्यौरा हमें मिल जाएगा। रशिया को तो मिल ही जाएगा, हमें भी मिल जाएगा। और पुतिन के लिए संभवतः, हाँ नहीं संभवतः नहीं है, उनकी 5वीं बार होगी जब वो फिर से वहां के राष्ट्रपति बनेंगे। और यह पूरे के पूरे वेस्ट के लिए अच्छी खबर नहीं है। जी, तो यूक्रेन जो हमले कर रहा है, क्या वो चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए कर रहा है या अपनी ताकत दिखाने के लिए कर रहा है? दोनों है। एक तो चुनाव को डिस्टर्ब करने की कोशिश पूरा वेस्ट कर रहा है, जो कि नहीं हो रहा है। 70% से अधिक लोगों ने केवल बेलगोरद में वोट दिया है, जहां पे लोगों ने आक्रमण किया बेलगोरद और वहीं से सटे हुए अन्य इलाकों में, जहां पिछले 5 दिनों से लड़ाइयां चल रही है। आज वो खत्म हो जाएगा। और इन्होंने 3,500 सैनिक भेजे थे, जिसमें से 2 से 2,500 मारे गए, 30 से 50 तक टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां इनकी नष्ट हो गई, यानी इनको आहुति दे दी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये हारे भी वहां से पीछे हट भी रहे हैं। और दूसरा कारण है कि जो ये पूर्व दिशा में हार रहे हैं, बुरी तरह हार रहे हैं। कल परसों भी रूसी सैनिकों ने कई छोटे छोटे इलाकों को आजाद किया और आगे बढ़ रहे हैं। तो उनका ध्यान बटाने के लिए कोई भी ध्यान नहीं बटने वाला है, उनकी पूरी की पूरी हो गई है। ISW ने, जो अमेरिकी समर्थक वहां का NGO है जो चलाता है और वॉर पर डिटेल लिखता अपना, उसने भी कहा है कि रशिया की तरफ से ना रिजर्व की कमी है, ना रिइंफोर्समेंट की कमी है, पूरे की पूरे दबाव ला रहे हैं और अगले आने वाले हफ्ते में वो काफी तेजी से बढ़ेंगे। इसलिए इन तरीकों का कोई भी फायदा यूक्रेन को ना होगा, बल्कि घाटा ही होने वाला है। जी, जो खबर चल रही है कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन अफ्रीका के दौरे पर हैं, उसे कैसे देख सकते हैं? अफ्रीका के दौरे पे उनकी बड़ी कोशिश है। अभी जो 3 देशों में जहां कुछ महीने पहले, करीब 5-6 महीने पहले जहां सत्ता परिवर्तन हुआ था, नाइजर, बुर्किनो फासो था और माली एक और है, साहेल रीजन कहते हैं, एक तरह की भाषा, एक तरह की संस्कृति है। और वहां से उन्होंने फ्रांसीसी सैनिकों को बाहर कर दिया था। अब नाइजर में अमेरिकी सैनिकों को भी बाहर करने की बातें कर रहे हैं। ये हमें समझना चाहिए। हमारे देश से सीधे ना संबंध होने के बावजूद हम लोग अफ्रीका के बारे में कम बात करते हैं। और उनका कारण बता रहे हैं कि अमेरिकी सैनिक जो है वो कोऑपरेशन के लिए था, इनको मदद करने के लिए था, और वहां के जो आतंकी है उनके खिलाफ लड़ने की बात थी। बल्कि इसके बहाने अमेरिका इनके सैनिकों पे, इनके अधिकारियों पर वह कोशिश कर रहे हैं, उन पर दबाव डाल रहे हैं। उनकी एक मंत्री आई थी, या थी फी करके नाम उनका, वह भी आई थी और बिना परमिशन के, बिना किसी डिप्लोमेटिक उसके करके पहुंच गई और उस तरह से पैसे देके गई। और इनकी कोशिश है कि इन देशों का संबंध ईरान और रशिया से बढ़ रहा है, उसको तोड़ने की कोशिश है। इसलिए उन्होंने साफ आदेश दे दिए, कल की घटना है ये, कि अमेरिकी सैनिक यहां से वापस जाओ, अब तुम्हें हम उसको डिक्लेयर करते हैं कि वो अनलीगल है और तुम तुरंत जाओ। और सब बात है, इसी कोशिश में ये अमेरिकी विदेश मंत्री जा रहे हैं कि भैया नहीं, कुछ दिन और रहने दो। जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अब अगली खबर का रुख करते हैं जो आ रही है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। उन्होंने कहा कि अगर नवंबर में राष्ट्रपति नहीं बना ना तो खून खराबा हो जाएगा। तो मुझे वो डायलॉग देखने के बाद, सुनने के बाद ऐसा लगा जैसे एक हंगामा फिल्म में शक्ति कपूर कहता है कि मैं खून खराबा वाले खानदान से हूं। तकरीबन वही हो रहा है। मुझे आश्चर्य हो रहा है अमेरिकी जनता पे कि अभी भी वह डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन के बीच में ढूंढ रहे हैं कि कौन कम बदमाश है, कौन कम घटिया है।
इसके बाहर वो जाने में असमर्थ है। मैक्सिमम जो दूसरे हैं 5 से 6% आते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का कहना बाद में हो सकता है मुकर भी जाए कि मेरा ये मतलब नहीं था। उन्होंने इतना कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है पूरे अमेरिका के लिए, अमेरिकी इतिहास में, अमेरिकी जनता के लिए, अमेरिका का आने वाले भविष्य में, और खून खराबा होगा। भैया क्यों खून खराबा होगा? यदि तुम्हारे समर्थक फिर हंगामा ना करे कैपिटल हिल की तरह तो कोई खून खराबा नहीं होगा, तुम हारो या जीतो। वैसे अभी के हाल में यही लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ही जीत रहे हैं। जी, तो क्या ये डरा रहे हैं लोगों को ताकि दूसरे लोग डर के बाहर ही ना निकलें कि भाई खून खराब होगा, वोटिंग ही ना करें, और इनके जो समर्थक हैं उनके हौसले बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम डरो मत, खून खराबा करने पर भी अगर स्थिति बने तो कर देना। कोशिश उसी तरफ है, नैरेटिव उसी तरफ से है, और धमकी अपने ही समर्थकों को नहीं बल्कि विपक्षियों को दे रहे हैं कि भैया तुमने कहीं से भी कुछ गड़बड़ी की और तथाकथित रूप से मुझे हराने की कोशिश की तो इसका अंजाम यह होगा। जी, चलिए, अच्छी बात है। अब यही तो देखना बाकी रह गया था, क्योंकि मुझे लगता है जितनी सामाजिक तरक्की होनी थी लोगों की, जितनी नैतिक तरक्की होनी थी इन देशों की, उतनी हो चुकी है। अब शायद ये पतन की तरफ आपस में इसी तरीके से जाएंगे। शुरुआत करते हैं गाजा से जुड़ी खबरों का, रुख कर लेते हैं। खबर है आईडीएफ के एक अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर टाइम्स ऑफ इजराइल को बताया कि हथियार नहीं मिल रहे अमेरिका से अब। हाँ, हथियार तो मिल रहे हैं लेकिन पूरी मात्रा में नहीं मिल रहे, उनकी बड़ी मुश्किल हो रही है। खासकर उन्होंने 2 चीजों पर कहा है, एक टैंक के लिए 120 mm और आर्टिलरी यानी तोप के लिए 155 mm का, और खासकर ये तोप के लिए काफी दूर तक जाता है, यानी हमास को कहें तो उनकी जो भी क्षमता बनती इस ओर से उस ओर जाने के लिए। हमास केवल इसीलिए टिके हुए कि वो अंडरग्राउंड होकर लड़ रहे हैं, जैसे वियतनाम में उन लोगों ने लड़ा था अमेरिकियों के खिलाफ, 1970-75 की बात है। खैर, तो यह कम संख्या मारे, हालांकि अमेरिका ने इसका खंडन किया है और यह कहा है कि हम पहले की तुलना में ज्यादा दे रहे हैं। अब देखिए, जहां तक एक तरफ अमेरिका यह कह रहा है कि नेतान्याहू हटाओ मुहिम बढ़ा रहा है, वहीं पर कह रहा है कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, मानवीय सहायता, उनको जाने दो। वहीं पर तीसरी तरफ दबाव डाल रहा है कि तुम कहीं ना कहीं से युद्ध विराम की बात करो, लेकिन हथियार की मात्रा अपनी तरफ से बढ़ा रहा है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं सर, जी जी कहिए। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं सर कि वो जो टेम्परेरी पोर्ट अमेरिका वहां पे बना रहा है, असल में गाजा के इलाके में जो पेट्रोल, डीजल, गैस का बड़ा खजाना निकला है, उसको लूटने के लिए वो वहां पर ये सब कर रहा है। अगर वो इतनी ही मानवीय सहायता पहुंचाने वाला है या इतनी ही फिक्र करने वाला है गाजा की, तो सड़क के रास्ते क्यों नहीं खुलवा देता इजराइल से? बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो कहा इसकी चर्चा मैंने पहले भी की थी। कोशिश है कि एक और रास्ता हमास यानी गाजा पट्टी के समुद्री तल से उनकी पहुंच हो, क्योंकि भविष्य में इसकी संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि हिजबुल्लाह अटैक कर दे, और हिजबुल्लाह यदि अटैक करता है तो भारी संख्या में गड़बड़ी होगी। इसलिए अमेरिकी सेना का आना जरूरी है। इसलिए इस मदद के बहाने से, जैसे उन्होंने हैती में किया, आपने पूछा था, मैंने बताया था, मदद के बहाने से अमेरिकी सेना वहां पहुंचकर, और इजराइल यदि हारता है तो उस अपने मिलिट्री अड्डा को अपने से छूटने ना दे, कहीं और ना जा पड़े। इसलिए मान लीजिए ऐसे में अगर अमेरिका ने पोर्ट की आड़ में वहां पे अपना एक मिलिट्री अड्डा बना ही दिया, इजराइल तो पूरा देश उसका मिलिट्री अड्डा है ही है, अपना भी एक अड्डा बना के अमेरिका वहां बैठ गया, तो ये तो फिलिस्तीनियों के लिए बुरा होगा, बहुत ही बुरा होगा। अपना अड्डा अलग से ना बनाने की कोशिश हो, वो अलग बात है। उसका अड्डा छोटा मोटा आप देखें तो सऊदी अरेबिया से लेके यूएई, जॉर्डन, सब जगह है। कोशिश ये होगी कि यदि दूसरे फोर्सेस यानी रेसिस्टेंस फोर्सेस हमास के साथ जुट गए और इजरायली सेना हारना शुरू होती है, तब क्या होगा, उसको रोकने की कोशिश में ये अमेरिका की चाल है। जी, जल्द अगर मंत्री नहीं बनाया तो सार जो है नेतन्याहू के खिलाफ बगावत शुरू कर देगा। गाइडेंस सार ये ढुलमुल है, बिना पेंदी के लोटा है, और कहें तो हमारे बिहार के नीतीश कुमार है। और मंत्री तो थे ही थे, लेकिन यह वॉर कैबिनेट यानी जो युद्ध चल रहा है, जिससे मुख्य रूप से 3 हैं जिनको छोड़ के आए हैं, क्या नाम उनका, गाइडेंस या गांस जो कहते हैं, उनको छोड़ के आए। एक वो हैं नेतान्याहू खुद है, एक डिफेंस मिनिस्टर है,
उसमें वो शामिल होना चाहते हैं और कहते हैं कि इनके पास उस तरह का मंत्र है, उस तरह का तरीका है जिसके प्रभाव में हम हमास को कुछ हफ्तों में हरा देंगे और उसमें आना चाहते हैं। उसमें आने का मतलब यही है कि इनको पैसे ज्यादा मिलेंगे, इनका प्रचार ज्यादा होगा और आगे आने वाले चुनाव में अभी इनके 4 मेंबर हैं तो इनको उम्मीद है कि 6 हो जाए और सारा का सारा वही अपॉर्चुनिज्म है, दिखावा है और अपने लिए काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। जी, ये जो इजराइल ने रूस के राजदूत को बुलाया है तो फटकार ही लगाई होगी सर, कोई प्यार करने के लिए तो बुलाया नहीं होगा। फटकार लगाई है, नाराज तो इसलिए हैं। इनका कहना है इजराइल का कि भाई जब तुम यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे थे हमसे मदद मांग रहे थे और हमने मदद भी किया, हमने यूक्रेन का पूरा साथ देने के बावजूद हम न्यूट्रल रहे एक तरह से। यहां पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तुम्हारा जो एम्बेसडर है यानी रशियन एम्बेसडर, वो जाके कहता है कि हमास ने जब युद्ध शुरुआती हुई तो इजराइल में आके औरतों के साथ कोई भी ऐसा अपराध नहीं किया जिसके लिए हमास को हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहें। और इजराइल बार बार इसका कहता है, हालांकि इजराइल की जनता को शर्म आनी चाहिए कि यदि ऐसा नहीं हुआ, तुम जबरदस्ती कहते हो कि हमारे औरतों के साथ इस तरह की घटनाएं घटी, ये नहीं करना चाहिए, यह गलत चीज है। अपने औरतों को तुम जबरदस्ती उसमें घुसा रहे हो और इसी कारण उन्होंने बुलाया और उनको धमकी दी, कहा कि भाई यदि तुम हमारा मदद यूक्रेन के मुद्दे पर चाहते हो तो यह मानो कि हमारे औरतों के साथ ऐसा हुआ, यह मानो और कहो कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये मानो और कहो कि जब भी कोई युद्ध बंदी की बात हो हमारे जो युद्ध बंधक वहां पे हैं उनको रिहा करे और वगैरह वगैरह जो भी है। जी, ये चुनाव का फायदा उठा के इजराइल ने रूसी राजदूत को बुला लिया है या वो वाकई में इतना ताकतवर हो गया है कि रूस के राजदूत को बुला के फटकार लगा रहा है? जहां तक इसका इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस है इजराइल का, वह पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है, भले इनका बाकी कुछ हो ना हो। और इस तरह से हर जगह घुसा हुआ, भारत में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कि इनके प्रो इजराइल हर जगह पे है और कुछ भी विरोध करता है ये लोग उसमें चूकते नहीं, उसका विरोध करने में, धमकी देने में, उसको खत्म करने में। यह तो नजर आ रहा है। इसलिए चुनाव तब तकरीबन खत्म हो रहा है, हो सकता है चुनाव का भी हो, लेकिन उनको पता है कि पुतिन को नहीं हरा सकेंगे। लेकिन यह उनका जो एक बड़ा वाला मुहिम है कि जैसे भी हो हम ही सबसे हैं, हम कुछ भी कर दें उसको प्रजातंत्र कहा जाए, वो कुछ भी करें उसको टेररिस्ट कहा जाए। जी, अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो आ रही है फतेह से जुड़ी हुई। फतेह यानी कि वो संगठन जो शुरुआत में उठा था फिलिस्तीन के हक के लिए, आज अलग बात है कि उस पर दुनिया भर के आरोप लगते हैं। उसने हमास और उससे जुड़े हुए कई संगठनों की खिंचाई कर दी है प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा की नियुक्ति के मामले को लेकर। जी हाँ, हमास ने इनका विरोध किया था। हमास का कहना यह है कि जिस तरह से आप अपने करीबी को उठाकर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं बिना चुनाव के, बिना किसी प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के, तो यह बात गलत है। और फतह बाय लाज यह भी है कि उस जगह पे है जो ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन रीजन है, यानी वेस्ट बैंक का या ईस्ट यरूशलेम का है, और उसके स्वतंत्र होने की बात कहीं से भी नजर आ रहा है। वो प्रो अमेरिकन है, प्रो इजरायली है। और जो आपने कहा कि ये लोग पैलेस्टीनियन, प्रो पैलेस्टीनियन थे, पहले नेशनल लिबरेशन मूवमेंट के हिस्सा से बन के आए, वह चीज नहीं रह गए बल्कि उसके खिलाफ हो गए और अपना रोजी अब चला रहे हैं, अब खुद रूप से स्वतंत्र हैं और अपने लोगों के पक्ष में काम कर रहे हैं, ना कि पैलेस्टीनियन के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हमास का विरोध सही है, भले ही जो ये लोग कहें। हालांकि इन्होंने यहां तक कह दिया है कि हमास जो है इनके कारण अब जलजला या नकबाजी से कहते हैं ये लोग, 1948 के बाद दूसरी बार हुआ है, यह इन्हीं के कारण हो रहा है। खुलेआम रूप से इन्होंने इनडायरेक्टली कह दिया है कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जब उनके पैसे पे पल रहे हैं और उनके इशारों पर चल रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, तो किसके खिलाफ बोलेंगे। चर्चा हो रही है आजकल तमाम मीडिया में, हमने देखा है एक कोई महिला है अमेरिका की, उनकी कुर्बानी को लेकर के उन्होंने गाजा वालों के लिए अपनी एक शहादत दे दी थी। क्या पूरा मामला है सर? जी, ये है राचेल कोरी। 21 साल पहले यानी मार्च 16 2008 में घटना घटी थी। ये एक अमेरिकी कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट थी जो हर तरह से पैलेस्टीन के साथ खड़ी थी, यहीं पे आके काम करती थी। इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी मूवमेंट था और रफा में काम कर रही थी। और उस समय जब इनकी मौत हुई,
आईडीएफ यानी इजरायली फोर्सेस वहां पर जबरदस्ती वहां पे अटैक करके रफा में जो भी फिलिस्तीन घर के उनको बर्बाद कर रही थी। ये बड़ी बहादुर लड़की थी, ये जाके खड़ी हो गई वहां पे और इनके बुलडोजर था उसके सामने खड़ी हो गई हाथ करते हुए कि मैं नहीं तोड़ने दूंगी, और इन लोगों ने बुलडोजर उसके चला के उसको उस अमेरिकी लड़की को मार दिया। उसके बाद से उसके माँ बाप लगे पड़े हैं, सैकड़ों हजारों डॉलर इनके उसमें लगे पूरी तरह से करे, लेकिन वो बेचारे लड़े तो कहां लड़े, इसलिए वह इजराइल के कोर्ट में लड़ रहे थे। अब अंदाजा लगा सकते हैं इजराइल की कोर्ट वहां के महिला ने वो उनके बिहार पे कर रही है कि भाई 2008 की बात है और उस समय तो युद्ध चल रहा था, भला इजरायली फोर्सेस को कैसे पता चले कि सामने कौन है कौन नहीं, उनको दिखा नहीं। यह खुलेआम झूठ है। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं, बुलडोजर है, वो पुतले से बैठे हुए, वो आपको सामने नहीं दिखेगी कि लड़की हाथ दिखा रही है, आप उस घर को तबाह करने जा रही है। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि उधर से गोला बारूद चल रहा था इसलिए इसके मारे जाने की बात थी। तो जब गोला बारूद चल रहा था तो आपका टैंक होना चाहिए था, बुलडोजर निहत्था होकर चला जा रहा है, इतनी हिम्मत। तो खुलेआम रूप से या झूठ रूप से, और आज के समय में उन इजरायली फोर्सेस को निरीह घोषित करना, यह तो दिख रहा है पूरे वर्ल्ड ओवर में जो जुडिशरी है वह वही कर रहा है जो उसकी सरकार चाह रही है, ना कि वह कर रहा है जिसके लिए उन्हें बनाया गया था, जिसके लिए नियुक्त किया गया था। जी, जहां तक इस महिला की लड़की की बात है, उनको मेरे तरफ से सलाम। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ऐसे लोगों को सलाम करना भी चाहिए, लेकिन इस पर भी अफसोस जाहिर करना चाहिए कि जो पूरा एक सिस्टम बनाया गया था न्यायिक प्रक्रिया का, उसको कैसे धर्म भरम किया जा रहा है आज पूरी दुनिया में। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।